हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 22 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है, की एजेंसीज अलर्टेड ऑन रिवोल्यूशंस मीटिंग सून, ब्लैक मनी SIT हेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो उसको अपॉइंट किया है ऑन ब्लैक मनी, है ना। तो अभी जो इंटरनेशनल कंजोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और बज़फीड न्यूज़ इनके साथ कोलैबोरेट करके इंडियन एक्सप्रेस ने जो एक रिवील किया था कि काफ़ी सारे जो है ट्रांजैक्शन होती है इलीगल तरीके से सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी दिख रही होंगी, जैसे कि ये शेल फर्म्स क्या होती है, राउंड ट्रिपिंग क्या होती है। ठीक है, एडिटोरियल्स में भी ये है। तो एक बार पहले इनके बारे में ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मतलब राउंड ट्रिपिंग होती क्या एग्जैक्टली। तो राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, रेफर्स टू मनी दैट लीव्स द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल। ठीक है, तो आपकी जो पैसा है आपने अलग अलग चैनल से उसको भेजा दूसरी कंट्रीज़ में, वो पहुँच गया कहीं भी मतलब अलग जगह पे गया, लेकिन वो वापस क्या आ रहा है, आपकी कंट्री में ही वापस आ रहा है एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो इन्वॉल्व होती है ब्लैक मनी होती है एंड इज एलिजिबली ऑफ्टन यूज फॉर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। ठीक है, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये होता है कि जो भी मतलब आप आइडेंटिटी उसकी क्या करते हो, डिस्गाइज छुपाते हो, कंसील करते हो ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड सो दैट दे अपेयर टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। की मतलब उसका जो सोर्स है उसको आप छुपाओगे ताकि वो एक ऐसा लगे कि ये लेजिटिमेट सोर्स से आई है। ठीक है, मनी एंड इट इज़ फ्रिक्वेंटली अ कंपोनेंट ऑफ अदर मच मोर सीरियस क्राइम सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन। शेल कंपनीज क्या होती हैं, ये टिपिकली कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं जो कि मतलब इनका कोई एक एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट असेट्स नहीं होती इन देयर पोजीशन। गवर्नमेंट इनको क्या देखती है, सस्पिक्शन की तरह देखती है, एज सम ऑफ देम कुड बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, शेल कंपनीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड राउंड ट्रिपिंग। अब यहाँ पे ये जो एजेंसी है इसके बारे में भी देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, 2100 सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स वर फाइल्ड बाय बैंक्स विद द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, क्या है ये, फाइनेंशियल, FIN से फाइनेंशियल हो गया, क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, तो ये इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि 2 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन 1999 से जो पीरियड था 2017 के बीच में, तो इसमें 2 ट्रिलियन US डॉलर ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुई थी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटी बाय कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये फिनसिन के बारे में देख लेते हैं, क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो ये सेटअप किया गया था 1990 में एंड इट सर्व एज द लीडिंग ग्लोबल रेगुलेटर इन द बैटल अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये इसको लीडिंग रेगुलेटर बोला जाता है बैटल अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट कलेक्ट्स एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक भी और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स को कम्बैक्ट करने के लिए देखता है। सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट क्या होती है, डॉक्यूमेंट होती है जो फाइल की जाती है बैंक्स के द्वारा एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा टू रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी टू US फिनसिन। एंड यहाँ पे रेड फ्लैग होता है विद इन 30 days। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन अक्रेंस क्रिमिनल फंड्स और एनी फॉर्म ऑफ डर्टी मनी, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। आई होप कि आपको इनसाइडर ट्रेडिंग पता होगा। एक बार अगर नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल इट आउट, व्हाट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, न्यूज़पेपर में यूज़ होता है इस टर्म। दीज आर यूज टू डिटेक्ट क्राइम बट कैन नॉट बी यूज एज डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव लीगल केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये कि दीज there are details of banking transaction that give a clear indication of round tripping, money laundering and dealings with shell like entities। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले आपको ये चीज़ बता दिया। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, इंडिया में क्या है, मतलब इंडिया में कोई इस तरह की कोई एजेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में भी एजेंसी है, क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। ये सेम फंक्शन करती है FICN जैसे USA में करती है, उसी की तरह परफॉर्म करती है। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेटअप की थी 2004 में। ठीक है, 2004 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेटअप की थी। नोडल एजेंसी है फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसको एजेंसी ऑथराइज करती है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट CTR एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एंड क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। ठीक है, STR CTR। अब ये जो रिपोर्ट है, ये तीनों जो रिपोर्ट हैं, ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती हैं, तो ये प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक से हर मंथ। ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक से हर मंथ ये कलेक्ट की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये
मैंडेटरी है ये चीज़ करना, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए। मैंने आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में बताया था, ठीक है, कब इसका गठन हुआ था, 1956 में ईडी, ठीक है, जिसको पहले इन्फोर्समेंट यूनिट बोला गया था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत ये आता है अभी, ठीक है। तो इसमें 2 एक्ट से ये डील करता है, ठीक है, 2002 का जो पीएमएलए है और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, और दूसरा क्या है, FEMA 1999 का जो एक्ट है, ठीक है, उससे ये डील करता है। तो ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसमें मैंडेटरी है बैंक के लिए कि जो उनको मंथली CTR है उसको फाइल करना होगा, ऑल ट्रांजेक्शन ओवर ₹10 लाख, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे एक बार 2 मिनट में ये जो न्यूज़ है ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो ऑब्जर्व किया था 21 सितंबर को, स्ट्रेंथनिंग द आइडियल्स ऑफ पीस थ्रू ऑब्जर्विंग 24 आवर्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर, ठीक है। तो 2020 की थीम याद रखनी है, शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 2020 की थीम शेपिंग पीस टुगेदर। अब इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो था एस्टैब्लिश हुआ था 1981 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2 decades later in 2001 and the जनरल असेंबली unanimously voted designated the day as a period of non violence and ceasefire, ठीक है। चिंदामंगलम साड़ी जो है ये न्यूज़ में थी, केयर फॉर चिंदामंगलम। तो ये जो था क्योंकि यहाँ पे with which works with waivers in Kerala brings the Emponis GI tagged sari for a fundraiser exhibition in Bangalore, ठीक है। तो ये स्मॉल टाउन नियर इरनाकुलम जो है दैट स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ 3 rivers एंड यहाँ पे ये है, ठीक है, चिंदामंगलम स्मॉल टाउन है इरनाकुलम में। एंड द टाउन वाज पार्ट ऑफ द एंशियंट पोर्ट कॉम्प्लेक्स मुजिरिस, ठीक है। मुजिरिस का नाम सुना होगा आपने, एंशियंट पोर्ट है, नोन फॉर इट्स फाइन कॉटन स्पन हेयर बाय देवंगा चेटियार्स, ठीक है। ये कम्युनिटी है वीवर्स की, ओरिजिनली फ्रॉम कर्नाटका। तो इनको GI टैग मिला है इस साड़ी को, और बाय इट्स पुलिया कारा बॉर्डर एंड थिन ब्लैक लाइन दैट रन्स ब्रेस्ट विद द साड़ीज, ठीक है। ये सब है, बस इतना ही याद रखना है। अदर GI टैग प्रोडक्ट्स जो केरला के हैं वो क्या है, कसार गोट साड़ीज एंड पोकली राइस, नीलाम्बूर टी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी एंड तरूर बिटल लीफ, ठीक है। तो ये है जिनको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब दूसरा एक काकतीय डायनेस्टी से रिलेटेड जो था टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट किया था, किसने किया था, एम्परर गणपति देवा ने। माइटी रूलर काकतीय डायनेस्टी के थे ये, ठीक है। धारनी कोटा आंध्र प्रदेश हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन अबॉर्ड ऑफ लोकल गॉडेस बालू सलमा, जो गॉडेस दुर्गा है। तो इनको मतलब चेंज कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई नहीं किया गया, मतलब तो इस वजह से जो वहाँ पे प्रिसीडिंग जो DT थी वो डैमेज हो गई थी। तो अब यहाँ पे विलेजर्स ने क्या किया है, इनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन हु हैड नो नॉलेज अबाउट द पास्ट ऑफ द टेम्पल इंस्टॉल्ड बालू सुलमा आइडल एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग, ठीक है। तो ये गॉडेस दुर्गा का है रूप, ठीक है। अब काकतीय जो डायनेस्टी थी वो आंध्र डायनेस्टी है जो 12th सेंचुरी में फ्लोरिश हुई थी। काकतीय डायनेस्टी ने रूल किया था फ्रॉम वारंगल तेलंगाना, ठीक है, 1083 to 1323 सेंचुरी, एंड दे वर नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ टैंक्स फॉर इरीगेशन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क एंड टैंक्स ऑफ irrigation and drinking water, and Telangana has launched a massive rejuvenation movement in the form of मिशन काकतीय भी इन्होंने बनाया है, ठीक है। इसमें यही है कि इरीगेशन जो टैंक्स होंगे उनको रिस्टोर करना, लेक्स माइनर इरीगेशन सोर्सेज बिल्ड बाय द काकतीय डायनेस्टी। तो यहाँ पे इन्होंने 100 हिंदू टेम्पल्स भी बिल्ड किए थे डायनेस्टी ने, जैसे गणपति देवा, रुद्र दामा देवी, और ये सारे टेम्पल्स हैं, 1000 पिलर टेम्पल और रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल, ठीक है। और रंपा टेम्पल भी है वारंगाना तेलंगाना में, और गोलकुंडा फोर्ट जो है दूसरा ये हैदराबाद तेलंगाना में, वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय काकतीय रूलर्स, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का चैप्टर भी हो गया, ठीक है। इतना बहुत है हमारे लिए पढ़ना। यहाँ पे जो है सरकार ने MSP के जो प्राइस हैं 6 क्रॉप के उसको मतलब क्या किया है, 6 क्रॉप में इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। द डिसीजन वाज रेड आउट द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड फॉलोड बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय 3 यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी। तो जो लोकसभा में मंडे को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने अनाउंस किया कि 6 रबी क्रॉप के लिए जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। तो वीट के लिए इंक्रीज बाय ₹50 एंड बार्ले के लिए ₹75 एंड ग्राम के लिए चना के लिए कितना है ₹225 एंड लेंटिल के लिए जो जैसे मसूर बोलते हैं 300 एंड रिपसीड एंड मस्टर्ड के लिए ₹225 एंड सैफ्लावर के लिए ₹112, ठीक है। तो ये है। अब ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्शियल प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 है एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड पढ़ना होगा। कल मैं वो आर्टिकल डिस्कस करना चाहती थी लेकिन वो नहीं हो पाया।
तो वो क्या है, फार्मर्स बिल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड अगर करना है तो हम जैसे जो पहला वाला जो बिल है यही वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, एपीएमसी बाईपास ऑर्डिनेंस, ठीक है। दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है तो उसको हम पढ़ सकते हैं एग्री बिजनेसेस ऑर्डिनेंस, ठीक है, द फ्रीडम ऑफ स्टॉकिंग। देन जो ये थर्ड बिल था, एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑर्डिनेंस पढ़ सकते हैं। तो इसको आप मतलब देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, जब पूरा डिटेल में मैं एक बार इसको अलग से टॉपिक बना दूंगी, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो सुधा नारायण है तो उन्होंने इसको सिंप्लीफाइड किया था, ठीक है। तो अब ये एक बार ब्रीफली देख लो कि क्या है, ये अलाउ करता है फर्स्ट वन क्या है, एपीएमसी बाईपास ऑर्डिनेंस, कि फार्मर्स को कि जो उनका प्रोड्यूस है वो सेल कर सके एपीएमसी रेगुलेटेड मंडी से आउटसाइड भी, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि एपीएमसी जो है वो बंद नहीं हो रही है ना, और इससे बस क्या हो रहा है, जो फार्मर्स की चॉइसेस है वो एक्सपेंड हो रही हैं। सो इफ़ फार्मर्स को अगर कहीं पे उसको लगता है कि उसको बेटर डील बेटर रिटर्न मिल रहे हैं तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, अपने परचेस मतलब कर सकता है ना, वहाँ पे बेच सकता है अपने प्रोड्यूस को। सेकंड बिल प्रपोज टू अलाउ इकोनॉमिक एजेंट्स टू स्टॉक फूड आर्टिकल्स फ्रीली विदाउट द फेयर ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर होर्डिंग। तीसरा जो बिल है, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर फार्मर्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दैट इज साइनिंग अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी टू प्रोड्यूस व्हाट द कंपनी वांट्स इन रिटर्न फॉर अ हेल्दी रिम्यूनरेशन, ठीक है। तो एक तरह से वो पहले ही मतलब बता देंगे कि इतने पे हम जो है आपसे खरीदेंगे ही, ठीक है, चाहे मार्केट प्राइस जो बढ़े या घटे, लेकिन हमारा जो एक एश्योर्ड प्राइस रहेगा वो इतना तो रहेगा ही, ठीक है। तो द आइडिया with all three bills to liberalize the farm markets, they hope that doing so will make the system more efficient and allow for better price realization। तो ये सारी इसमें चीज़ें हैं, बस अभी फार्म बिल के बारे में याद रखना क्या है। बाकी जो पार्लियामेंट में चीज़ें होती है जैसे ऑर्डिनेंस है, तो ऑर्डिनेंस क्या होता है तो वो भी पता होना चाहिए, है ना। 123 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को पावर है ऑर्डिनेंस की। तो ये सारी चीज़ें आप बार बार रिवाइज करते जाना, तभी ये सब चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। कि उसी तरह से 213 स्टेट गवर्नर को पावर होती है, सिमिलर पावर जैसे प्रेसिडेंट को होती है। और ये क्या होता है, ये टेम्प्रेरी नेचर का होता है, 6 वीक है ना, 6 मंथ तक होता है। इसके बाद मतलब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर को, इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना पड़ेगा, है ना, जब भी सेशन में दोनों हाउसेस होंगे। और जैसे कभी दोनों सेशन में मतलब चाहे लोकसभा नहीं है सेशन में या फिर राज्यसभा है तो भी ऑर्डिनेंस को पास किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और ऑर्डिनेंस के ज़रिए रूट से इससे क्या होता है, काफ़ी सारे सरकार जो है बिल पास करती है, फिर वो एक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल पता होने। नो कॉन्फिडेंस रिजेक्शन नॉट इन कन्फर्मिटी विद आर्टिकल 90 और प्रेसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे बहुत सारे टर्मोलॉजी आजकल आप सुन रहे होंगे, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। देखो तो कॉन्फिडेंस मोशन मैं एक बार बता देती हूँ। तो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि गवर्नमेंट की साइड से जब मतलब वो प्रूव कर पाएँ कि उनके पास क्या मेजॉरिटी है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है, फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है उस पर कि मेजॉरिटी है या नहीं है, फिर उसके कुछ फेवर में वोट होते हैं, फिर अपोजिशन में वोट होते हैं, और गवर्नमेंट के अगर फेवर में ज़्यादा वोट हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा, तो फिर क्या होता है, मेजॉरिटी प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन सरकार की साइड से होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया जाता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, ठीक है। अब इसमें यही होता है कि जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी याद रखना कि इनका कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। ये क्या है, जो रूल है लोकसभा का, रूल्स ऑफ लोकसभा 198, तो उसके अंतर्गत ये है, ठीक है। तो और ये केवल किस में लाया जाता है, लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, ठीक है। अभी जो है ये राज्यसभा में है, ठीक है, राज्यसभा में भी क्या है, जो डिप्टी चेयरमैन है उनके अगेंस्ट है, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन के अगेंस्ट। और डिप्टी चेयरमैन के बारे में भी कल मैंने बताया था, उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना। एंड टाइप्स ऑफ मतलब यहाँ पे आपने वोट ध्वनि मत सुना होगा कि वोट क्या होता है, वोट इन द पार्लियामेंट, है ना। तो ध्वनि मत से कोई बिल पारित हो गया तो वोट के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वोट। तो एक क्या होता है आपका ध्वनि मत जिसे कहते हैं, यानी कि वॉइस वोट जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका होता है डिवीजन वोट, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, मत विभाजन, ठीक है। तीसरा आपका होता है बीवी यानी कि बैलेट वोट, है ना। तो ध्वनि मत में तो आपको पता है कि ओरली हो गया, है ना, यस और नो करके वो बोलते हैं। तो जिसके ज़्यादा मतलब ध्वनि आ रही है, जिस साइड से ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो वहाँ वाला क्या हो जाता है उस पर। तो इसी तरह से ये पारित कर दिया गया था, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रक्कस हो रहा था पार्लियामेंट में, टेबल पे चढ़ गए थे एमपीज़ वगैरह, है ना, बहुत बुरी हरकतें कर रहे थे। तो डीवी क्या होता है, यानी कि डिवीज़न
डिवीज़न वोट, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स होते हैं, स्लिप्स होते हैं, बैलेट बॉक्स होते हैं, उसका यूज़ करके वोटिंग की जाती है। बीवी यानी कि बैलेट वोट, इसका मतलब जो सीक्रेटिव वोट होता है, ठीक है, जैसे कि जब स्टेट और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूज़ किया जाता है तो उस तरह से ये होता है। तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। फ्लोर टेस्ट एक टर्म होता है। फ्लोर टेस्ट क्या होता है? इसका टेस्ट मतलब टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। तो जैसे अब सपोज कि यूपी या फिर उत्तराखंड के कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनको मतलब फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, तो उनको मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। और अगर वो इसको फ्लोर टेस्ट में मतलब ये फेल हो जाते हैं तो फिर उन्हें सीएम के जो पद है उससे रिज़ाइन देना होगा, ठीक है। तो ये फ्लोर टेस्ट होता है। तो ये टर्मोलॉजी भी पता होनी चाहिए। अब देखो ये जो एडिटोरियल्स है आपको पता चल जाएगा हमने मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। प्राइसिंग द विल है ना, तो पियर्सिंग द विल, तो ट्रांजैक्शन रेड फ्लैग टू यूएस फाइनेंशियल वॉच डॉग पॉइंट टू इंपॉर्टेंट गैप्स इन इंडियाज रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे यही सी चीज़ें बोली हैं जो इंडियन एक्सप्रेस ने कोलैबोरेशन किया था विद 109 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन 88 कंट्रीज टीम्ड अप विद द इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट एंड बज़फीड न्यूज़। तो इन्होंने बोला है कि ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं बाय इंडियन सिटीजन ऑफ फर्म्स, तो उनको भी रेड फ्लैग किया गया है यूएस फाइनेंशियल वॉच डॉग ने, है ना, जो ये है। अब इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि ये क्या है, द शेयर स्केल ऑफ द रिवोल्यूशन रेजेस ट्रबलिंग क्वेश्चन। कुछ ट्रबलिंग क्वेश्चन हमें देखने को क्या मिलते हैं कि किस एक्सटेंट तक जो इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो उनको पता है या नहीं पता है इन सब सस्पिशन ट्रांजैक्शन के बारे में जिसमें इंडियन सिटीजन्स और फर्म्स जो है इन्वॉल्व है ना। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। कंसिडरिंग द 44 इंडियन बैंक्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हैव बीन नेम्ड, है ना। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, बैंक की रिपोर्ट होती हैं, दीज पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हैड फ्लैग देम टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और नॉट, मतलब उन्होंने इनको फ्लैग किया है जो हमारी अभी हमने FIU-IND के बारे में पढ़ा ना, अभी आप भूल गए होंगे कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो एक बार दोबारा से वो लेक्चर मतलब दोबारा से सुनना है स्टार्टिंग में कब हुआ था, है ना। गिवन देयर क्रॉस बॉर्डर नेचर, तो ये है वॉज द बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो नोटिफाइड अबाउट देम, है ना। तो ये है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी मतलब नोटिफाई करते हैं या नहीं। तो ये सारी जो सीरियसनेस है ऑफ द एलिगेशंस एंड जो डिटेल है ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंडिकेट राउंड ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड डीलिंग्स विद शेल कंपनीज। तो ये क्या करती हैं, आर दे अंडर द लेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन इंडिया, है ना। क्या इनका मतलब होता है सारा एनालिसिस करती है हमारी जो लेजिस्लेटिव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं इंडिया में, है ना, राउंड ट्रिपिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का, शेल कंपनीज़ का। तो ये सब है। दिस सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट्स SARs आर डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बैंक्स टू मनी एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी ब्रोकर्स। तो यही सब जो हमने पूरा डिस्कस कर दिया गया है कि मतलब $2 ट्रिलियन की जो ट्रांजेक्शन हुई थी, है ना। तो ये सब है। और अभी मतलब क्या करना चाहिए, जो डोमेस्टिक ब्रांचेज हैं इंडियन बैंक्स की, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, एक तरह से रेगुलेटरी आर्किटेक्चर को रिफॉर्म करना चाहिए एंड रेजेस ग्रेव क्वेश्चंस ओवर नॉट जस्ट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बट द एंटायर रेगुलेटरी अपैरेटस। तो गवर्नमेंट्स को ये सारे जो गैप्स हैं हमारी रेगुलेटरी एजेंसी के बीच में, इंटेलिजेंस एजेंसी और जो बैंक्स है, तो इनके जो गैप है उसको एड्रेस करना चाहिए, है ना। द रॉन्ग आंसर जो है क्वेश्चन, ये सुदर्शन TV से रिलेटेड है कि जो अभी बिंदास बोल प्रोग्राम टेलीकास्ट होने वाला था, तो यही इस पर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको टेलीकास्ट ना किया जाए। तो गवर्नमेंट ने मतलब बोला कि ठीक है, इससे आपको पहले जो एंटायर मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में भी सोचना होगा, स्पेशली जो डिजिटल मीडिया है वहाँ से शुरुआत करनी होगी। तो यहीं से प्रॉब्लम आ जाती है ना। दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक ऑफ सेवरल काउंट, क्योंकि हम डिजिटल मीडिया में सब कुछ आ जाता है। जो फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड रेगुलेशन इज लाइसेंसिंग, और डिजिटल मीडिया इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। मतलब डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिना लाइसेंस के, आपको परमिट है, आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, एक पब्लिक कम्युनिकेशन आप बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, ये इतनी आसानी से मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे भी आप लाइसेंसिंग ला दो। बट यूजिंग एन अम्ब्रेला टर्म लाइक डिजिटल मीडिया इज प्रॉब्लमेटिक टू सिंस इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ मीडिया फ्रॉम सोशल मीडिया एंड वेबसाइट टू पर्सनल ब्लॉग, है ना। तो मतलब क्या आप किसी के, अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे आपको कोई पर्सनल ब्लॉग भी लिखना है या फिर अगर आपको ट्वीट करना है, तो उसके लिए क्या आपको मतलब इसकी लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी। तो यही चीज़ इसमें बोली। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि हम मतलब ये पर्टिकुलर जो मीडिया क्रिएटर्स हैं उनके साथ तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि रेगुलेट करने का काम, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, जो डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल साइट को ही अगर हम रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमको काफ़ी सारे जो लेयर ऑफ रेगुलेशन है और टू द होल एंटरप्राइजेस, है ना, वो बाय द बैक डोर वो हमें करने पड़ेंगे, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
तो ये चीज़ बोला गया है कि ओवर द ईयर्स इट हैज़ बीन जनरली अग्रीड दैट द मीडिया शुड रेगुलेट itself, and there are already too many in fact, IPC sections that serve to threaten, chill or punish. In a democracy the media doesn't need another set of commandments. तो ये यही चीज़ है। यहाँ पे जो आर्टिकल है रेल रोडिंग द बिल, तो ये बोला गया कि जो जिसे इंडियन टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है पार्लियामेंट को, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी दैट विल कंटिन्यू टू बी ग्राउंड इनटू द डस्ट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू कंटेक्स्ट दैट फ्रेम द करंट क्राइसिस, है ना। तो सबसे पहले ये बोला गया कि जो 3 सिंपल जो प्रोसीजर थे वो काफ़ी ज़्यादा एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के लिए कॉर्नर स्टोन माने जाते हैं, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो सबसे पहला क्या होता है, क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर्स होता है जहाँ पे अभी पूरी तरह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है यूजिंग द पेंडेमिक एज एन एक्सक्यूज़, है ना, कि कोविड-19 चल रहा है इस वजह से हम क्वेश्चन आवर्स नहीं रख रहे। दूसरा जो है, जो बिल को रेफ़र किया जाता है कमिटीज़ में, है ना, जो बहुत सारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने शॉर्टकट भी यूज़ किया था कि बिल्स को रेफर नहीं किया था स्टैंडिंग कमिटीज़ में। लेकिन ये एक गुड लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस है टू लेट कमिटीज़ हैव अ क्लोज लुक, है ना, कि वो पहले उसको देखें, बिल को डिटेल से एनालिसिस उसका करें, उसके बाद वो क्या करें, उसमें अगर उनको कुछ लगता है तो वो अमेंडमेंट्स उसमें कर सकते हैं, फिर वो जो संशोधन होंगे उसको वापस भेज सकते हैं रिकन्सिडर करने के लिए। और ये एक टाइम बाउंड मैनर में भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ वहाँ पे पेंडिंग पड़ी रही चीज़ें और फिर बिल कभी एक्ट में तब्दीली ना हो पाए। तीसरा जो चीज़ है, डिवीजन, इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस आस्क फॉर अ डिवीजन ऑफ वोट्स मैंने बता दिया ना, द स्पीकर नीड्स टू ग्रांट इट एंड द स्पीकर कैन रिफ्यूज अंडर सम सर्कमटेंसेस। वो रिफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई मेंबर्स अगर मांग रहे हैं कि डिवीजन ऑफ वोट्स होना चाहिए तो वो उसको मतलब देना चाहिए, ग्रांट करना चाहिए, बट इवन देन ही हैज़ टू टेक समथिंग लाइक एन इनफॉर्मल हेड काउंट वोट बिफोर रिफ्यूजिंग डिवीजन। तो यही चीज़ बोली गई है। अभी 3 फार्म बिल्स आए, है ना, जिसमें से 2 ये पास हुए एंड 3 फार रीचिंग जो लेजिस्लेशन आए थे लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड वो भी आए थे, तो उनको भी मतलब क्या कर दिया गया, बिना ऐसे डिस्कशन के, डिबेट के, उनको ऐसे पास कर दिया गया। ईच दिस बिल कैन बी इम्प्रूव्ड, है ना, वो एक अच्छे तरीके से क्राफ्ट हो सकते थे और उनको एक मतलब एक जो प्रॉपर जो कंसेंसस बिल्ट होता है वो हो सकता था, लेकिन इसकी जो मतलब नहीं किया, शॉर्ट सर्किट का जो रूट था सरकार ने, मतलब शॉर्ट टर्म वाला जो शॉर्टकट रूट था वही इसमें चुना। एंड द गवर्नमेंट हैज़ majority, what would it have lost if had paid some due difference to form by allowing more deliberation in a committee? तो ये चीज़ है कि अगर हम डिवीज़न को यहाँ पे अलाउ भी कर देते तो वी वुड एटलीस्ट रिकॉर्ड वेयर ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टूड, है ना, कि कहाँ पे मतलब किस चीज़ के लिए किसकी तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस टॉपिक की है, तो उसका एक तरह से पता चल जाता। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि जो we need to examine whether it fulfills the twin objectives, both protecting workers and being compliance friendly at the same time, है ना। तो ये जो दूसरे जो बिल है उनकी बात की गई है, जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्कर कंडीशन कोड 2020, है ना, तो ये सब है। और दूसरे जो हैं यहाँ पे सेफ्टी कोड जो है, लेबर सेफ्टी कोड गिव्स ब्लैंकेट पावर टू एनी स्टेट गवर्नमेंट टू सस्पेंड द कोड, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये कि स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है पावर कि वो क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं जब उनकी मर्जी हो। तो देर इज़ एन आयरनी हेयर, फेडरल फ्लेक्सिबिलिटी जो है इज़ अ टूल डिप्लॉयड व्हेन कन्वीनियंट एंड स्टेट कम्स टू, तो यही कि जब मतलब ये फार्मर्स पे बात आती है तो हम उनको ये पावर्स जो है स्टेट को नहीं देते हैं, है ना। तो ये चीज़ बोला गया। अब देखो किसी चीज़ पे आपने कोई बिल पास कर दिए हैं सारी चीज़ें, जैसे अब सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे तो बहुत लोगों को सीए के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रोटेस्ट में वो क्या थे, इन्वॉल्व थे। तो आपको पहले से ही मतलब एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि जो आप फार्म बिल जो ला रहे हो ऑर्डिनेंस के जरिए, तो उसमें एग्जैक्टली है क्या, है ना, ताकि जो चीज़ आपने बाद में बोली कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रिजीम है वो बनी रहेगी, जैसे थी वो कंटिन्यू रहेगी, प्रोक्योरमेंट होता रहेगा, एपीएमसी भी बना रहेगा, लेकिन किसानों को केवल क्या मिलेगी, जो उनकी चॉइसेस है उसमें वो मतलब उसका एक्सपेंशन हो जाएगा, उनको आज़ादी होगी, इंडिपेंडेंट वो रहेंगे। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते थे, है ना, बता सकते थे मास लेवल पे। एंड मोर डिस्कशन, जब इतना ज़्यादा डिस्कशन होता तो जब तभी तो बिल्ट होता ट्रस्ट, है ना, तभी ट्रस्ट बिल्ट होता। लेकिन अ लॉट ऑफ दिस सक्सेस ऑफ दिस बिल डिपेंड ऑन ट्रस्ट एंड कंसेंसस। द बिल्स पर्टेनिंग ऑफ द एपीएमसी कैन बी डिफेंडेड। तो यही चीज़ है कि एमएसपी विल बी रोलिंग बैक ऑन प्रोक्योरमेंट कर्टेल, है ना, ये सब है। एंड देयर इज़
जेन्यून अनसर्टेनिटी ओवर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट विल मीन, है ना, कि जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट है वो कैसे होगा. विल इट मीन ग्रेटर कॉर्पोरेट पावर ओवर फार्मर्स, पॉसिबली अनहेल्थी मोनोपोलीज ऑफ डोपोलीज. तो ये सब चीज़ें. लेकिन जो मतलब जो ट्रस्ट था, जैसे लेबर लॉज में हुआ था कि कैन अ गवर्नमेंट बी ट्रस्टेड दैट हैसली रस्ट ऑर्डिनेंस, है ना, हुज बिल्स कंटेंट क्लॉज द नेगेट एनी प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स. कि इतनी जल्दीबाजी में जो लॉ पास किए गए हैं उस पर किस तरह से ट्रस्ट किया जा सकता है, यही सब चीज़ें में बोली गई हैं. और जो यहाँ पे पार्लियामेंट में जो है, मतलब ये टेक्निकलिटीज़ के बारे में ही नहीं है. बिट्रायल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेक्निकलिटी. सम डिफरेंस टू प्रोसेस कैन बिल्ड ट्रस्ट, है ना. इस वजह से भी ट्रस्ट होना चाहिए कि गवर्नमेंट एटलीस्ट क्या कर रही है, मतलब सुन रही है बातों को, कि वहाँ पे प्रॉपरली जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें होनी चाहिए. लेट्स डिफाइन द कोर. तो ये जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है. अंकी घोष के द्वारा ये लिखा गया आर्टिकल है. ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और इन्होंने ये लिखा है कि अब बहुत पहले क्या हुआ था इंडियन लीगल हिस्ट्री में. केशवानंद भारती, है ना, तो केशवानंद भारती को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने वो फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन्हीं के केस के बाद ये आया था सुप्रीम कोर्ट ने. और इसमें काफ़ी सारे फिर सिग्निफिकेंट केसेस में इसमें चेंजेस होते गए, है ना. और जो इसमें मेन क्या था, जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट को ये बोला गया था कि उनकी जो अमेंडिंग पावर्स है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएंगी. एंड इट वाज हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टच, है ना, सर्टेन पार्ट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको पार्लियामेंट टच नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो उस हमारे फंडामेंटल है टू डेमोक्रेसी इवन विद द कंसेंट ऑफ इलेक्टोरल सुपर मेजोरिटीज एट द सेंटर एंड स्टेट एज ऑल्सो बाई फॉलोइंग द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, है ना. तो उसको वो टच नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स तो थे, प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये थे. उसके बाद जो था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इनको पुल्ड कर लिया था, क्योंकि हमारे जो ऑल सस्पेंड मतलब फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड हो गए थे जब इमरजेंसी लगी थी, है ना. तो उस टाइम पे जो जुडिशरी थी दैट वाज एक्सपेक्टेड टू सेव डेमोक्रेटिक आइडियल्स. तो वो उस टाइम पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको एज अ वेपन वो यूज़ कर सकती थी, बट फेल्ड सिटीजन कम्प्लीटली, है ना. लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं. और जो न्यूअर फीचर हैं बीन कॉन्स्टेंटली एडेड, है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूअर फीचर जो बेसिक लिस्ट है उसमें ऐड किए जाते हैं. जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1806 में. 1806 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है 21 में ए ऐड किया गया था. ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया था. तो इस तरह से जो थे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद भी काफ़ी सारे एकोमोडेट जुडिशियल आइडियोलॉजी और मॉरलिटी को लेके रेगुलेशन बनते रहे. और जैसे अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 15 था, है ना, 15 2006 का ये आर्टिकल था. इसमें क्या बोला गया था, 15(5) नेसेसरी इवन प्राइवेट अनएडेड एंड एजुकेशनल. मतलब ये था कि जो जितने भी ये 90 इसमें ये बोला गया था कि जितने भी प्राइवेट और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे इम्प्लीमेंट मतलब वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, स्टेट को ये पावर है कि वो इसको क्या कर सकती है, अपने तरीके से वो उनके लिए रिजर्वेशन कर सकती है ना. तो स्टेट को ये पावर है. और ये जो 15 का 5th सेक्शन है तो ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था. ठीक है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006. इसमें यही था कि जो स्टेट है तो उनको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता जो भी स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए सोशली इकोनॉमिक एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ST ठीक है, उनके एडवांसमेंट के लिए आप लॉ बना सकते हो. एडमिशन से रिलेटेड जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे उनको वो दे सकते हो, है ना. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने बार अमेंडमेंट हो चुका है, 104 टाइम. ठीक है, आप मुझे ये बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के टाइप्स कितने होते हैं और सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसको बोला जाता है. अब जो यहाँ पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ये NJAC से रिलेटेड था. ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से, है ना. तो ये 2014 में ये आया था. ये पास हो गया था 13 अगस्त 2014 को. लोकसभा और राज्यसभा में भी ये पास हो गया था. लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, है ना. मतलब ये क्या करता था, एक अपॉइंटमेंट था जजेस बाय द कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करता था कि NJC के द्वारा जजेस जो होंगे ये होंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मतलब नहीं, यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है तो हम जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है तो इसको नहीं कर सकते. तो यही चीज़ बोली गई है कि जो सेम ये जो प्रिंसिपल है, मतलब जो हम बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है तो हमको जो पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हाथ में सारी पावर नहीं देनी है. इस तरह से
ये जो मतलब अनइलेक्टेड जुडिशरी है ना, तो उनको भी हम एंटायरली ये पावर नहीं दे सकते। तो कुछ ना कुछ मतलब एक सेट ऑफ रूल्स जो है वो चीज़ होनी चाहिए, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्टेन नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल हैं वो हो सकते हैं, इसके लिए भी इंश्योर हो सकते हैं, ताकि जुडिशरी और जो पार्लियामेंट है वो भी क्या हो सके, रेगुलेट हो सके प्रॉपर मैनर में। यूएन एंड न्यू मल्टीलेटरलिज्म जो ये आर्टिकल है, तो ये अभी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होगी, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग होगी। इसकी 75th एनिवर्सरी मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर अभी 2020, ठीक है, क्योंकि इसी दिन इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि अभी पैंडमिक के बीच में ये सारी चीज़ें होंगी। अभी मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या चैलेंजेस होंगे, जैसे मीटिंग भी होगी इनकी यूनाइटेड नेशन के सामने, क्या क्या चैलेंजेस अभी हैं, है ना, तो जैसे अभी ग्लोबल पीस को लेके चैलेंजेस है, हर जगह आपको पता है कि डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, कहीं पे मिलिट्री जो अटैक है वो हो रहे हैं, है ना, कहीं पे पैंडमिक चैलेंजेस है कोविड-19 की वजह से, और क्या है, जो न्यू पावर टसल हो रही है ना, जैसे रशिया, चाइना और यूएसए के बीच में, यूएस चाइना के बीच में। फिर डोमेस्टिक जो सप्रेशन है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी मास लेवल पे यूज़ हो रहा है ना, जिसको साइबर हाइजीन के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। चाइना हम पे मतलब विजिलेंस रख रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ग्लोबल जो अनरेस्ट है ना, रिफ्यूज़ी क्राइसिस है, तो ये यूनाइटेड नेशन के सामने क्या है, कुछ चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने क्या कर दिया था, जो हमारा जो वहाँ पे डिस्कस होना था कि जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है ना, वहाँ वो जो सोर्स है तो वो कहाँ से आया, तो चाइना ने इस पे पूरी डिबेट से ही इनकार कर दिया, और फिर WHO के जो डायरेक्शंस थे उसको भी फॉलो नहीं किया। तो इससे जो यूएस था वो भी सेटिस्फाइड नहीं था, है ना, उनके आउटकम से। तो ये था कि वॉकआउट कर लिया था फिर उसने। एंड कंसर्ट ऑफ ग्रेट पावर हु हैड अ परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये यूनाइटेड नेशन में क्या है, कुछ पावर्स हैं, जैसे P5 जिनको बोलते हैं, उन्हीं के पास पूरी पावर जो है कंसंट्रेटेड होकर रहती है। और कोल्ड वार के टाइम पे हम देखें तो जैसे जो वॉशिंगटन और मॉस्को, यानी कि यूएस और USSR है ना, रशिया जो थे वही क्या थे, एक दूसरे के मतलब राइवलरी भी थे और वही पावर थे। और ड्यूरिंग द ब्रीफ यूनिपोलर मूवमेंट ऑफ 1990s पोस्ट सोवियत रशिया वाज विलिंग टू एक्विजिस्ट स्वीपिंग यूएसए एजेंडा, है ना, ग्लोबल सिक्योरिटी से उनको हटाना चाहते थे। फिर धीरे धीरे जो चाइना था वो भी इन्वॉल्वमेंट उसका होता रहा, है ना, व्हेन रशिया एंड चाइना बिगिन टू ऑफर रेजिस्टेंस टू यूएस डोमिनेंस, फिर ये तीनों आए और काफ़ी ज़्यादा जो मैटर है इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया। एंड वेस्ट इटसेल्फ इज़ डिवाइड, तो जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्टर्न जो पार्ट्स है वो खुद ही उनमें क्या है, डिवीज़न है, ठीक है। डिवीज़न कैसे है कि जैसे ईरान के इशू को लेके, है ना, ईरान के इशू को लेके जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो उनका यूएसए से अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्या है कि ग्लोबल इशू पे, ऑल्दो ही हैज़, जैसे ट्रम्प ने इससे वॉकआउट कर लिया था जो ईरान डील है, न्यूक्लियर डील, तो ट्रम्प मतलब क्या चाहता है कि यूएन के जो सैंक्शन है वो कंटिन्यू लगे रहे ईरान पे, लेकिन जो दूसरी पावर्स है यूरोपियन यूनियन, तो वो क्या चाहती है कि वो अमेरिका के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं करेंगे, है ना। और इसी तरह से यूरोपियन पार्टनर के साथ यूएसए की जो दूसरी प्रॉब्लम है वो एक ये है कि रिजेक्शन ऑफ पोस्ट वॉर मल्टीलैटरलिज्म एंड पोस्ट कोल्ड वॉर ग्लोबलिज्म, है ना। तो यूएसए की जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनकी पॉलिसी यही है कि क्या करना, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, है ना, और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के वजह से जो मल्टीलैटरल जो फॉरम है उसको वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं ना, और ग्लोबलिज्म को भी वो रिकॉग्नाइज इतना नहीं करते हैं। लेकिन जो इनके प्रेसिडेंशियल जो बाइडेन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कैंडिडेट हैं, तो इनकी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल यही है कि जो मल्टीलैटरलिज्म है ये इसको अपने पहले रखेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। और ट्रम्प मतलब ये बोलते हैं कि मल्टीलैटरलिज्म जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उससे वो सर्व नहीं हुआ है, लेकिन जो बाइडेन है वो इसी चीज़ पे इंसिस्ट करेंगे कि मल्टीलैटरलिज्म इज़ द मोस्ट सेंसिबल मीन्स टू पर्पस द यूएस परस्यू द यूएस इंटरेस्ट, है ना। और उन्होंने जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है ईरान के साथ, तो उसको रिजॉइन करने का भी प्रॉमिस किया था विद न्यू कंडीशंस के साथ, पुट द यूएस बैक इन द ग्लोबल कोलिशन टू लिमिट क्लाइमेट चेंज एंड रिटर्न टू द WHO, है ना। तो ये WHO से भी हट गया, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि इफ़ यू आर पेसिमिस्ट द करंट पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन अगर्स पुअरली फॉर इंडियाज 2 year टेन्योर एट द यूएनएससी स्टार्टिंग नेक्स्ट जनवरी से हम जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे यूएनएससी। एंड इफ़ यू आर ऑप्टिमिस्ट, अगर आप आशावादी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है यूएन के प्रति, तो उसको हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसा हम पहले थे वैसी स्ट्रेटजी हमको अपनानी होगी, थोड़ा उसमें चेंजेस करने होंगे। और अगर हम एक्टिविस्ट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंडिया का जो मल्टीलैटरल स्टैंडिंग है उसको हम, वहाँ पे ह्यूज पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे लिए, है ना। तो ये बोला गया है कि
यूएनएससी जब डिसफंक्शनल थी, है ना, यूएससी क्या थी जब डिसफंक्शनल थी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो इंडिया ने फिर भी क्या किया था, एक मल्टीलेटरल एजेंडा अपना खुद का तैयार किया था, है ना, जिसको नाम बोला गया था उस टाइम पे, फ्रॉम द कोलोनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो हमने ये किया था उस टाइम पे भी। एंड मल्टीलेटरलिज्म मस्ट बी इंश्योर्ड इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना। अब जैसे क्या है कि अब चाइना और पाकिस्तान जो हैं, अगर ये क्या करते हैं, हमारे कश्मीर का इशू अगर ये यूनाइटेड नेशन में लेके जाते हैं, या फिर जो एलएसी का जो इशू है ये यूनाइटेड नेशन में जाता है, तो इससे क्या होगा, एक सेट ऑफ रूल्स है वो एक रेडी हो जाएंगे, है ना। और रूल्स को मतलब एक बार वो तय हो जाते हैं कोई भी रूल्स, तो वो एक ऑब्लिगेटरी हमारे लिए हो जाता है कि हमको उनको मानना ही है। जैसे कि एक एग्जांपल है कौन सा, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है, तो वो हो गया तो हम उसको मानते ही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर अगर एलएसी पे, वैसे कश्मीर का मुद्दा हम यूएन में नहीं डिस्कस करना चाहते, एलएसी का नहीं करना चाहते, लेकिन इनकेस अगर हो गया तो हमको मानना चाहिए। और फिर मतलब जो रूल्स हैं इसके चेंज करने में इट्स वेरी हार्ड टू चेंज द रूल्स, है ना। तो ये चीज़ बोला गया है यहाँ पे। एंड एफएटीएफ टू माउंट प्रेशर, जैसे हमने एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान पे प्रेशर लगाया था कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो इंडिया में क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है टेररिस्ट को, है ना, तो उसके ज़रिए। एंड beyond the issues of peace, there is a big challenge of protecting India's proper prosperity, जैसे इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल डिसरप्शन है, रूल्स गवर्निंग ऑल दिस एरिया आर नाउ अप फॉर सिग्निफिकेंट ओवरहॉल, है ना। और इंडिया ने ये जो 1970 का जो एक्सपीरियंस था, जो नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी जो रजीम थी, ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है इसी का कि यहाँ पे जो रूल्स थे वो सेट हो गए थे, एंड इट इज़ रैदर हार्ड टू चेंज दैम। 1970 में जो थे वही हम इसको मान रहे हैं। फिफ्थ, यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया को एक स्टैंडर्ड करना है, जो डायनेमिक कोलेशन बिल्डिंग है वो करनी है, ठीक है। अगर वो जैसे अपना जो रोल है उसको रिक्लेम कर सकता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, और जो यूरोपियन अलायंस है उनको भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म के लिए। और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोलेशन करता है, कर सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसके लिए होगा। और अभी जो यूएन का बजट है स्टैंड्स एट 0.7%, तो हमारा इंडिया का शेयर इतना है यूएन के बजट में, ठीक है। अब इसको भी हम दिल्ली क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर सकता है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो है इतना चीप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम चाइना, जापान और यूएस की बात करें तो चाइना का 8% है, ठीक है, जापान का 10% है, और यूएस का कितना है, 22% है। तो हम इससे अगर कंट्रीब्यूशन को थोड़ा रेस कर देते हैं, एटलीस्ट 1% भी करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्टनर्स है यूएन के, तो उनको थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा कि इंडिया इज़ सीरियस अबाउट परस्यूइंग अ मोर विगरस मल्टीलेटरलिज्म, है ना। तो ये चीज़ है। यहाँ पे फ्यूचर ऑफ वर्क से रिलेटेड ये लक्ष्मीपुरी जी ने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये इसमें कुछ जो है जैसे 4 धाम के बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि मतलब फ्यूचर जो है, अभी आपको पता है कि हमारे बहुत वैल्यू दी जाती है काम को, ठीक है, वर्क एज अ वर्शिप, मतलब हमेशा इंडियन सिविलाइजेशन में इसको वैल्यू किया जाता है। जो हमारे 4 वैदिक पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, तो वो भी क्या करते हैं कि वर्क जो होता है वो हमारी, क्योंकि फैमिली, कम्युनिटी, नेशनल पर्पज़ के लिए सर्व करता है, एक वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक वो इंजन होता है, सोशल वेलफेयर इक्वलिटी का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी जो आईएलओ की रिपोर्ट है उसमें ये बोला जा रहा है कि 5 से 10 सालों में जो 10% ऑफ ह्यूमन जॉब हैं विल बी सब्स्टिट्यूएबल, एंड 50 to 70% ऑफ जॉब्स कुड बी पार्शियली ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेटेड हो जाएंगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा 2/3 जो जॉब है डेवलपिंग कंट्री से वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और फिर जो है हमारे मतलब, क्योंकि हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 धाम के बारे में बात किया गया है कि वी कुड स्टीयर इट टू 4 पार्ट्स ऑफ पॉसिबल डेस्टिनेशन, और 4 धाम, तो ज्ञान धाम की बात की गई है, ठीक है। ये नेशनल ऑब्जर्वेटरी के लिए बोला गया है कि यहाँ पे होना चाहिए कि जो भी मतलब डेटाबेस है कि फ्यूचर ट्रेंड से रिलेटेड या फिर सेक्टर बाय सेक्टर, तो वो यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा कौशल्य धाम के बारे में बोला गया कि ये इस तरीके से होना चाहिए कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को फॉस्टर कर सके। फिर है संयोजन धाम, इसमें भी जो ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेस्टमेंट है ना, मल्टी स्टेक होल्डर से, तो उसको यूथ और वुमेन को एम्पावर करने के लिए होना चाहिए। फिर सामाजिक न्याय धाम, ठीक है, ये भी जो ट्रांजैक्शन वगैरह है, ट्रांजिशन थ्रू अ न्यू सोशल कॉम्पैक्ट, है ना, सारे स्टेक होल्डर से मिलके क्या करना, प्रोटेक्शन एक प्रोवाइड करना, ह्यूमन सेंटर्ड एंड इक्विटी बेस्ड अप्रोच। तो ये सब सामाजिक न्याय धाम के अंतर्गत आ जाएगा। उपक्रम धाम जो है इसमें भी काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव हैं, है ना, 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट आईसीटी जो है इंडिया, तो उसके वर्क फोर्स को क्या करना, टेक फॉर एक्सीलेंस मतलब बनाना, डाइवर्सिटी जो न्यू
न्यूरल नेट, डाटा रिचनेस, ह्यूज बेस ऑफ इंजीनियर्स, मैथमेटिशियन, कोडर्स ऑफ AI अवेलेबल, ये सब हम कर सकते हैं। तो इसमें यही इसके बारे में बताया गया है। द लेगेसी ऑफ INS विराट, तो ये भी इंपॉर्टेंट था, हिस्टोरिक एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास है, जो एट प्रेजेंट हम 2017 से यूज़ कर रहे हैं, कौन है? INS विक्रमादित्य, ठीक है। इसको एडमिरल गोर्शोव बोलते थे, और INS विक्रमादित्य 2017 से, है ना। और सबसे ओल्डेस्ट जो है वो पता होना चाहिए, क्या है? INS विक्रांत 1961 में कमीशन हुआ था, 1961 में कमीशन हुआ था INS विक्रांत, ठीक है। तो ये हो गया। अब 1987 में क्या था? INS विराट, ठीक है। 1987 में INS विराट था। अभी इसकी ये बात हो रही है INS विराट की ही। तो ये ब्रिटिश ओरिजिन का था, रॉयल नेवी से हमने मतलब कमीशन किया गया था। HMS हर्मिस इसको बोला गया था नवंबर 1959 में। एंड अभी इसको क्या कर दिया गया, ये लॉन्गेस्ट सर्विस है इन द वर्ल्ड, इज करेंटली बीइंग टॉड इन इट्स फाइनल जर्नी फ्रॉम मुंबई टू अलंग इन गुजरात, है ना। तो इसको सोल्ड किया जाएगा। इसको मतलब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चाह रही थी कि एक मेरीन म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, फेल हो गए। तो ये यूज़ किया गया था रॉयल नेवी ने सिंस वर्ल्ड वॉर 2, पार्ट ऑफ अ की फॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉकलैंड्स वॉर against Argentinian forces in 1982. HMS Hermes was discommissioned within 3 years later, ठीक है। फिर 1987 में इसको कमीशन किया गया था एज अ INS विराट। और इसमें क्या है, 3 हेलीकॉप्टर जो है, जैसे MK-42C, MK-42B, सी किंग एंड चेतक, ठीक है। तो इसको हम कैरी कर सकते हैं। और बाकी के जो 2 जो ब्रिटिश मेड सी हैरियर्स हैं, 3 काइंड्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स, तो ये भी इसमें कैरी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पे 2 ऑपरेशन के नाम भी है। ऑपरेशन जुपिटर अगर आता है तो किस चीज़ से रिलेटेड है? श्रीलंकन पीस कीपिंग ऑपरेशन था 1989 का, ठीक है। ऑपरेशन पराक्रम भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन पराक्रम क्या है, किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट जो अटैक हुआ था 2001-2 में, तब ये डिप्लॉय किया गया था। INS विराट डिकमीशन 2017, ठीक है। यहाँ पे जो है 156 नेशन ज्वाइन वैक्सीन प्लान, बट US और चाइना जो थे इसमें एब्सेंट रहते, क्योंकि आपको पता है US ने क्या कर लिया, पहले से ही वो एक अलग से अपनी ट्रीटी करके चल रहे हैं ना, थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर है उनका इसको लेके। और चाइना वॉज ऑल्सो मिसिंग ऑन द लिस्ट। और जो ये कोवैक्स प्लान है, ठीक है, सो कॉल्ड कोवैक्स प्लान टू डिलीवर 2 बिलियन वैक्सीन डोजेस राउंड द वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ 2021। और इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वल्नरेबल हैं, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे साइन किया गया है। 150 नेशंस हैव ज्वाइंड अ ग्लोबल स्कीम फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूचर वैक्सीन, कोविड-19 की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वैक्सीन का, तो WHO ने किया, ठीक है। 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज डेडली कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड टेंशन बिटवीन US एंड इंडिया चैलेंज। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि US जो है, कोई भी कंट्री को ऐसा हक नहीं है कि वो ग्लोबल अफेयर्स को डोमिनेट कर सके, है ना। तो यह चाइना के साइड से बोली गई है स्टेटमेंट। और यहाँ पे जो न्यू स्टार्ट TT के बारे में आया, ठीक है। तो रशिया और US के बीच में है न्यू स्टार्ट TT। कब ये शुरू हुई थी न्यू स्टार्ट TT? 2010 में अकॉर्ड ये हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है, लिमिट करता है नंबर्स ऑफ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स दैट रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट कैन डिप्लॉय, ठीक है। तो वॉरहेड्स मतलब कितने डिप्लॉय करेंगे, उसको क्या करता है, ये लिमिटेड करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एंड हु इज़ एनिमी न्यूट्रल स्विट्ज़रलैंड वोट्स ऑन फाइटर जेट्स। तो फाइटर जेट्स काफ़ी ज़्यादा ला रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, जबकि एक न्यूट्रल है, उनका कोई ऐसा एनिमी भी नहीं है, ठीक है। जैसे डसॉल्ट, राफेल फ्रॉम फ्रांस, और बोइंग, सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन। तो आयरलैंड, माल्टा एंड लग्जमबर्ग डोंट हैव जेट्स, दे से मेकिंग द 6 बिलियन स्विस फ्रांस प्लान अ वेस्ट ऑफ मनी, है ना। तो ये वेस्ट ऑफ मनी बोला जा रहा है। UAE अबू धाबी एंड्स अल्कोहलिक लाइसेंसिंग सिस्टम। एंड तो ये हो गई आज की न्यूज़। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पता नहीं ये अपलोड कब तक होगा, क्योंकि इतना लेंथी बन जाता है, तो 1-2 टाइम तो लग ही जाते हैं इसको बनाने में, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हैव अ नाइस डे।